सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV और आज अब हम पढ़ने वाले हैं IBC 2016 मई 2020 तक जो भी अमेंडमेंट आए हैं और जो भी रिसेंट क्वेश्चंस है, रिसेंट केस लॉज है, उन सब का डिस्कशन अब हम करेंगे। अब पॉइंट ये है कि ये रहेगा तो रिवीजन, बट इसमें मैं मेन नोट से आपको बताऊंगा। तो जो पर्टिकुलर मेन नोट्स में जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उसको तो हम ध्यान देंगे ही देंगे, बट जो ईजी चीज़ें हैं उसको भी एक बार हम पढ़ लेंगे और गो थ्रू कर लेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है ईजी चीज़ों को, और पर्टिकुलर उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है केस स्टडीज़ बेस्ड आ रहे हैं और केस स्टडीज़ में वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना बड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमको वो पर्टिकुलर पॉइंट्स को ध्यान देना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमको केस जो है केस स्टडीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि जो IBC में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आप पावर्स एंड ड्यूटीज़ बताओ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के, या रिजोल्यूशन प्लान में कंटेंट क्या होता है ये सब बताओ। तो ऐसे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है ऐसे नहीं आते हैं, इसमें थोड़ा सा हमको एनालिटिकल लगाना पड़ता है और पर्टिकुलर पॉइंट को हमको ज़्यादा एम्फेसिस करना पड़ता है, और उसके आसपास जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं हमको उसको लिखना पड़ता है। तो देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, और जो भी है आप बताइएगा कि आपको क्या इसमें कमी लगी है और कैसे हम इस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो ओवरव्यू ऑफ IBC सबसे पहले, हाँ, तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या है, एक समझने की देर है कि IBC जो एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म कोड है, और जो भी मल्टीपल ओवरलैपिंग लॉस थे उसको कंबाइन करके IBC को लेकर आए हैं। तो जो भी एग्जिस्टिंग लॉस थे, तो एग्जिस्टिंग लॉस मतलब कि जो लॉस अभी भी है, IBC तो नया है ना, तो जो अभी भी थे वो नॉट अलाइन टू मार्केट रियलिटीज़। तो हमको मार्केट रियलिटी से अलाइन होना पड़ता है। जो भी हम पढ़ते हैं, हम स्टडीज़ भी क्यों कर रहे हैं, ताकि हम स्टडीज़ भी हमको वैसे ही करनी चाहिए कि ताकि हम मार्केट की रियलिटी से उसको अलाइन कर सकें। तो ये जो एग्जिस्टिंग लॉस थे ये मार्केट की रियलिटी से अलाइन नहीं थे, तो इसको इसलिए हटा के सारे लॉस ओवरलैपिंग लॉस भी थे तो उसको ख़त्म करके फिर हम IBC को लेकर आए हैं। और फिर बात आती है कि टू फैसिलिटेट ईजी एंड टाइम बाउंड क्लोजर ऑफ बिजनेस, टू फैसिलिटेट ईजी क्लोजर एंड टाइम बाउंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। देखो, इंसॉल्वेंसी हो गई है तो या तो आप उसको रिवाइव कर दो या तो आप इसको क्लोज डाउन कर दो। तो एक पर्टिकुलर ईजी तरीके से, ईजी मैनर में IBC के थ्रू हम जो है ईजी और टाइम बाउंड क्लोजर कर सकते हैं बिजनेस का। द IBC वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन 21 दिसंबर 2015। तो सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ 21 दिसंबर 2015 को, एंड फिर ये जो है लोकसभा से पास हुआ 5 मई को। जब लोकसभा से पास हुआ तो इंट्रोड्यूस हुआ 21 दिसंबर को, 5 मई को लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा से पास हुआ ये अराउंड 11 मई को। तो 6 दिन में जो है राज्यसभा से भी पास हो गया। और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया उसको 28 मई 2016। तो 28 मई 2016 को ये इनैक्टमेंट आ गया, प्रेसिडेंट की एसेंट इसको मिल गई। तो सारे भी जो पुराने लॉज थे, जैसे कि ये SSA एक्ट और BIFR एक्ट, तो ये सब चीज़ें जो है वो रिपील्ड हो गई है, वो सब ख़त्म हो गई है और नया IBC आ गया है और सारे लॉस को मर्ज कर चुका है ये, क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉस में जो सारे प्रोसीजर थी वो अलाइन नहीं थी मार्केट रियलिटी से, और ओवरलैपिंग लॉस थे, मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन था। सिंपल सी बात है, जैसे IDT में हमने पढ़ा है कि वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस GST में कन्वर्ट हो गए नाम, वैसे वेरियस लॉस जो है अब IBC में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात करें तो इंसॉल्वेंट, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो कॉर्पोरेट होते हैं और अदर देन कॉर्पोरेट होते हैं। तो दोनों केस में इंसॉल्वेंसी होती है। तो अदर देन कॉर्पोरेट के केस में जो इंसॉल्वेंसी होती है ना, इसको हम बैंक्रप्सी भी बोलते हैं। अब इसको ट्रीट हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ये अगर अनट्रीट रही तो फिर जो ये है बैंक्रप्सी बोल देंगे इसको। और कॉर्पोरेट के केस में जो है इंसॉल्वेंसी ट्रीट हुई तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर अनट्रीट हुई तो उसको हम बोल देंगे कि ये लिक्विडेट हो गई। तो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स होती है, फिर उसके बाद जो है इसको बोल दिया जाता है कि कंपनी डिसॉल्व हो गई। तो इस तरीके से हम समझते हैं द टर्म इंसॉल्वेंसी इज़ यूज फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या पढ़ा कि जो इंसॉल्वेंसी है
इंसॉल्वेंसी तो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए यूज़ होती है। इंडिविजुअल में उसको बैंकरप्सी जैसा बोला जाता है, पर जो कॉरपोरेट है उसके लिए कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी बोला जाता है। तो इंसॉल्वेंसी जो है, इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल के लिए तो बैंकरप्सी है, पर कॉरपोरेट के लिए वो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी है। अब कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो अगर रिजॉल्व होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो लिक्विडेशन मान लिया जाता है। तो इंसॉल्वेंसी इन दिस कोड इज रिगार्डेड स्टेट। तो इंसॉल्वेंसी इस कोड में एक ऐसा इंसॉल्वेंसी क्या होता है, एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे असेट इनसफिशिएंट होती है, मतलब वैल्यू ऑफ असेट लेस होती है, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ज़्यादा होती है। तो इफ़ अनट्रीटेड इंसॉल्वेंसी लीड टू बैंकरप्सी फॉर नॉन कॉर्पोरेट। तो नॉन कॉर्पोरेट के लिए बैंकरप्सी का केस हो जाएगा वो, और लिक्विडेशन हो जाएगा कॉर्पोरेट्स के लिए। फिर बात आती है वाइल इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन विच अराइज ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे ऑफ डेप्ट। तो इंसॉल्वेंसी क्या है, एक सिचुएशन है जहाँ पे हमारी इनएबिलिटी रहती है कि हम डेप्ट को पे ऑफ नहीं कर रहे हैं। जब बैंकरप्सी रहती है तो बैंकरप्सी क्या होता है, बैंकरप्सी इज अ सिचुएशन वेयर एप्लीकेशन इज मेड टू एन अथॉरिटी क्लियरिंग इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन होती है अराइज ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे ऑफ डेप्ट, और बैंकरप्सी इज अ सिचुएशन where application is made to an authority declaring insolvency in seeking to be declared as bankrupt, which will continue until discharge. तो bankruptcy is a situation wherein application is made to an authority, जहाँ पे हम application करते हैं अथॉरिटी को डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी। तो बैंक्रप्सी क्या है, बैंक्रप्सी अथॉरिटी डिक्लेयर करती है, तो अथॉरिटी डिक्लेयर करती है इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी क्या हुई, इंसॉल्वेंसी एक स्टेट हो गया कि हमारा जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो लेस देन है वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। पर जो हमारी बैंकरप्सी है, बैंकरप्सी क्या होती है कि डिक्लेयर्ड हो गया, हमने एप्लीकेशन दी और बैंकरप्सी में जब बैंक है वो डिक्लेयर करती है इंसॉल्वेंसी। तो जब बैंक डिक्लेयर कर देती है, अथॉरिटी डिक्लेयर करती है इंसॉल्वेंसी, तो उसको बैंकरप्सी बोल देते हैं। इसलिए इंसॉल्वेंसी को जनरली बैंकरप्सी भी बोल देते हैं, क्योंकि जनरली अगर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता है तो वो एप्लीकेशन देता है और जनरली अथॉरिटी उसको इंसॉल्वेंट मान लेती है, और जैसे ही अथॉरिटी ने डिक्लेयर करा इंसॉल्वेंसी तो वो जो है बैंकरप्सी मान लिया जाता है। एंड सीकिंग टू बी डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट विच विल कंटिन्यू अंटिल डिस्चार्ज। फ्रॉम द अबव इट इज़ एविडेंट दैट इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है और बैंकरप्सी एक कंक्लूजन है। वैसे ही कंपनी के लिए इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है और जो लिक्विडेशन है वो लिक्विडेशन एक कंक्लूजन है। तो रिलेशनशिप बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन। तो बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसीडिंग है, इन्वॉल्व अ पर्सन और बिजनेस दैट इज़ अनेबल टू रीपे आउटस्टैंडिंग डेट। तो एक ये लीगल प्रोसीडिंग है इन्वॉल्विंग अ पर्सन और बिजनेस दैट इज़ अनेबल टू पे आउटस्टैंडिंग डेट। तो बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसीडिंग है जिसमें एक पर्सन इन्वॉल्व होता है और बिजनेस जो अनेबल है टू रीपे आउटस्टैंडिंग डेट्स, तो वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं आउटस्टैंडिंग डेट्स। तो बैंकरप्सी प्रोसेस बिगिन्स विद अ पिटिशन फाइल्ड बाय द डेटर। तो बैंकरप्सी प्रोसेस कैसे बिगिन होती है, बिगिन विद द पिटिशन फाइल्ड बाय द डेटर। तो बाकायदा कॉर्पोरेट डेटर जिसने बहुत सारा पैसा लेकर रखा है क्रेडिटर लोगों से, उनको क्रेडिटर को पे करने का है, या नॉर्मल डेटर, इधर कॉर्पोरेट डेटर की बात नहीं करेंगे क्योंकि बैंकरप्सी की बात हो रही है। तो जो डेटर है जिसने बहुत सारा पैसा लेके रखा है क्रेडिटर लोगों से, तब जब डेटर ने पैसा लेके रखा है तो कायदे से एक पिटीशन फाइल होगी बाय द डेटर। तो पिटीशन फाइल बाय द डेटर, या तो क्रेडिटर एक पिटीशन फाइल करेंगे और बोलेंगे अथॉरिटी को कि इसको डिक्लेयर करो इंसॉल्वेंट क्योंकि ये पे ही नहीं कर पा रहा है डेप्ट को। तो ऑल द डेटर एसेट आर मेजर्ड, सारी डेटर की मेजर होगी, इवेल्युएट होगी और यूज़ करेंगे टू रीपे द आउटस्टैंडिंग डेप्ट इन अ ल्यूसिड लैंग्वेज। इफ अ पर्सन और एंटिटी इज अनेबल टू पे ऑफ डेप्ट, if a person or entity is unable to pay off debt it owes to the creditor on time or as and when they become due and payable। तो जब ड्यू एंड पेबल थे और हम उसको पे नहीं कर पाए हैं तो उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। बट बैंकरप्सी क्या है कि अथॉरिटी डिक्लेयर करती है कि पर्टिकुलर पर्सन बैंकरप्ट है। लिक्विडेशन इज द वाइंडिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। तो वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप कुछ हद तक एक जैसे ही होते हैं। वाइंडिंग अप के भी एक प्रोसेस होता है क्योंकि जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स होती है, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स को ही वाइंडिंग अप बोलते हैं और एंड में इसको डिसोल्यूशन करा जाता है। तो जो लिक्विडेशन है वो लिक्विडेशन कौन कर सकता है, लिक्विडेशन के लिए शेयर होल्डर भी इनिशिएट कर सकते हैं लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। अनपेड क्रेडिटर जो है शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स को कर सकते हैं। अनपेड क्रेडिटर जो है वो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स को पे जा सकते हैं, डायरेक्टर जा सकते हैं।
और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, इंपॉर्टेंट ये है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ भी जो है लिक्विडेशन के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। इन अ नटशेल, इंसॉल्वेंसी इज कॉमन टू बोथ बैंकरप्सी एंड लिक्विडेशन, नॉट बीइंग एबल टू पे द डेब्ट एंड व्हेन दे बिकम ड्यू एंड पेबल। तो जब ड्यू एंड पेबल थे, जब डेब्ट ड्यू एंड पेबल थे, तब हमने पे नहीं करे तो वो हो जाती है हमारी इंसॉल्वेंसी। इज लीडिंग टू कॉज एंड लिक्विडेशन एज इज द ओनली वे दैट कैन कॉज अ नेचुरल पर्सन बिकम अ बैंकरप्ट। अ पर्पस बिहाइंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो ये ज़रूरी नहीं है पढ़ना, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है कि इसका पर्पस क्या है, हम पढ़ चुके हैं जितना हमको रेलेवेंट पढ़ने का था, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना। तो अब हम आते हैं, प्रॉपर से काटे ना यार इसको, ये नहीं काटेगा, चलो ठीक है, ठीक, जिसको लेकर आप इधर, चलो। डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ कोड, तो ये कॉम्प्रीहेंसिव लॉ है, तो भैया सबको ही पता है कॉम्प्रीहेंसिव लॉ है, सारे लॉज को एक्यूमुलेट करके नया लॉ बनाया है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज है, बहुत सारे लॉज को एक्यूमुलेट करके एक नया लॉ बनाया है। लो टाइम रिजोल्यूशन है, साला 180 दिन में तो कंप्लीट हो जाता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, और 180 दिन को फर्दर 90 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी है तो 90 दिन को एक्सटेंड कर सकते हैं 45 डेज तक। और 1 विंडो क्लियरेंस है, क्लैरिटी इन प्रोसेस है, क्लैरिटी है, अनएम्बिगियस प्रोसेस है। तो सिंपल सी बात है, अगर नया एक्ट आता है तो उसकी भलाई तो करनी पड़ेगी, इसकी तारीफ़ें तो करनी पड़ेगी। तो 1 विंडो क्लियरेंस है, क्लैरिटी है प्रोसेस में, डिस्टिंग्विश फीचर्स अभी हम पढ़ रहे हैं। 1 चेन ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, कॉर्पोरेट के लिए यही है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, फिर अपीलेट अथॉरिटी है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो वैसे ही इधर भी ऐसा है कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, अदर देन कॉर्पोरेट के लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरीके से जो है 1 चेन ऑफ अथॉरिटी है। फिर बात आती है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज़, तो वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन इसलिए देकर रखा है क्योंकि इसमें जब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स होती है तो एक प्रायोरिटी होती है कि किस तरीके से जो हम हैं किस तरीके से जो हम हैं पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किस तरीके से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये होता है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो उस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में हम ऐसा समझेंगे कि किस तरीके से जो है हम पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वर्कमैन और एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा वो देख रखा है, फोकस देकर रखा है, उनको हम प्रायोरिटी में पेमेंट करते हैं। फिर इक्विटी शेयर होल्डर, इन सबको हम बाद में पेमेंट करते हैं। फिर न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, तो न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसमें, तो न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भी एक अच्छा टर्म है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है, ये एक डेटा बैंक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सीसीडी होता है। क्या सीसीडी होता है? कलेक्ट और डिसेमिनेट फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जो भी एक पर्टिकुलर एंटिटी की फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो पर्टिकुलर एंटिटी की फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना, इसको कलेक्ट एंड डिसेमिनेट करता है। तो यूनिक फीचर ऑफ इस कोड का यूनिक फीचर क्या है कि इसमें इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, विच इज़ इंटेंडेड टू फंक्शन एज अ डेटा बैंक फॉर कलेक्ट एंड डिसेमिनेट फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड टू फैसिलिटी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में ये बहुत मदद करता है। इट इज़ envisioned that in the long run IU will have data on debt and credit of all business houses। तो लॉन्ग रन में क्या है कि इसके पास डेटा रहता है, डेटा ऑफ डेब्ट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल बिजनेस हाउसेस। तो सारे बिजनेस हाउसेस के किस पर्सन से उधार लेकर रखा है, कितना डिफ़ॉल्ट है, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में देख रखी है। तो इट विल एबल टू क्रिएट ऑटोमेटिक ट्रिगर। तो जब आपका ड्यू था, आपने पेमेंट नहीं करा, तो एक तो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो गया ना, तो इट विल एबल टू क्रिएट ऑटोमेटिक ट्रिगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय डेटर। अब जैसे ही डेटर ने डिफॉल्ट करा, ऑटोमेटिक ट्रिगर हो गया एंड द अथॉरिटी में इनिशिएट द IRP। तो अथॉरिटी जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए इनिशिएट हो सकती है, तो वो इनिशिएट कर सकती है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। सच ए सिस्टम विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो एक जो है इससे रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रेडिट हो जाता है इकोनॉमी में। तो इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी। It will reduce the risk of credit in economy। अब नीड फॉर न्यू लॉ, तो रिस्क ऑफ क्रेडिट कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? क्योंकि जैसे ही हमारा ड्यू पे हमने पेमेंट नहीं किया तो इंसॉल्वेंसी ट्रिगर हो जाती है। फालतू का इतना वेट हमको नहीं करना पड़ता, इंसॉल्वेंसी ट्रिगर हो जाती है और इनिशिएट कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को अथॉरिटी।
अब जो है नीड फॉर न्यू लॉ, तो नीड फॉर न्यू लॉ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एक्ट थे इस टाइप के, सरफराइजी कंपनीज एक्ट, सिका, सब में अलग अलग तरीके से बाइंडिंग अप और रिजोल्यूशन करने के तरीके थे। अब इसको जो है इसको फिर लेकर आ गए और आईबीसी में में सब चीज़ का मर्जर है। तो एक कॉमन लॉ हो गया, एक जो भी ओवरलैपिंग जो थे लॉज, ओवरलैपिंग लॉज को कर्व करके एक नया लॉ बना दिया। तो नीड फॉर न्यू लॉ, तो ये हमने समझ लिया नीड फॉर न्यू लॉ। अब ठीक है, तो इसको अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीड फॉर न्यू लॉ को इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ कोड, स्ट्रक्चर ऑफ कोड में हम ये पढ़ सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ कोड में हमको क्या पढ़ना है। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी है, पार्ट 2 आईआरपी है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन जो है वो कॉर्पोरेट पर्सन के लिए, तो कॉर्पोरेट पर्सन के लिए पहले, अदर देन कॉर्पोरेट पर्सन के लिए बाद में। तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन और उसमें लिक्विडेशन नहीं होता, बैंकरप्सी बोला गया है। तो बैंकरप्सी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि हम एप्लीकेशन देते हैं फिर अथॉरिटी डिक्लेयर करती है बैंकरप्सी। तो बैंकरप्सी एक कंक्लूजन है जिसको डेटर भी जा सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है अथॉरिटी को, या क्रेडिटर भी एप्लीकेशन दे सकता है। तो ये पार्ट 3 वो है। फिर बात आती है कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, प्रोफेशनल एजेंसी और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ की सबकी डेफिनेशन है और कुछ मिसलेनियस बातें करी गई है। तो इस तरीके से कोड है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या बोलता है, अगर हम रेगुलेटरी मैकेनिज्म देखें तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या बोलते हैं कि आईबीबीआई में हमको रेगुलेट करने वाला कौन है, बाकायदा हमको कोई ना कोई रेगुलेट करने वाला चाहिए ताकि काम जो है वो सही तरीके से हो। तो जो रेगुलेट करने वाला है वो रेगुलेट करने वाला कौन है, तो आईबीसी के अंदर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया तो है ही है, साथ में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो आईबीबीआई है उसके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी है। अब कायदे से जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है उसके अंडर में रहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो आईबीबीआई के अंडर में ही हो गए वो भी। और फिर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। फिर एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में भी देखें तो इसमें ऐसा है कि एनसीएलटी है, एनसीएलटी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इस तरीके से जो है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में भी डीआरटी है, डीआरएटी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो अब हम समझते हैं कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होते हैं। द कोड प्रोवाइड फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज इंटरमीडियरीज, द कोड प्रोवाइड फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज इंटरमीडियरी who would play a key role in the efficient working of the bankruptcy process। क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अब इंसॉल्वेंसी हो गई, आप बोल सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी हो गई, तो अब इंसॉल्वेंसी से हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि ये रिजॉल्व हो जाए, ये रिवाइव हो जाए। तो कोर्ट प्रोवाइड द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज इंटरमीडियरी, एक इंटरमीडियरी होते हैं जो की रोल प्ले करते हैं इन एफिशिएंट वर्किंग, ताकि कंपनी वापस इफ़िशिएंट वर्किंग कर ले, या जो भी प्रोसीडिंग होती है रिवाइवल की वो इजी तरीके से, जो बेटर तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, इफ़िशिएंट तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। द रोल ऑफ आईपी इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, उसके अंदर वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस है। इन द रिजोल्यूशन प्रोसेस द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन वेरीफाई द क्लेम ऑफ क्रेडिटर, बाकायदा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इन द रिजोल्यूशन प्रोसेस, क्या बोला है इन द रिजोल्यूशन प्रोसेस। रिजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब क्या है, रिजोल्यूशन प्रोसेस ये है कि जब इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो इंसॉल्वेंसी को ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार इंसॉल्वेंसी है तो वाइंड अप कर दो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि इंसॉल्वेंसी है तो वाइंड अप कर दो। हम सबसे पहले ये ट्राई करेंगे कि रिजॉल्व हो जाए। तो इन द रिजोल्यूशन प्रोसेस द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वेरीफाई द क्लेम ऑफ क्रेडिटर, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है क्रेडिटर के क्लेम को वेरीफाई करते हैं कि यार देखो इंसॉल्वेंसी है तो सबसे पहले पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं, फिर क्रेडिटर लोग अपना क्लेम बताते हैं कि देखो हमको इतना इतना लेना बनता है और हमको ये पे कर दो। तो उसके क्लेम को वेरीफाई करना कि क्रेडिटर सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, बाकायदा फिर क्रेडिटर कमेटी बनाना, फिर डेटर के बिज़नेस को रन करना। मोरेटोरियम पीरियड में क्या होता है कि आपको डेटा के बिज़नेस को रन भी करना पड़ता है। एंड हेल्प द क्रेडिटर इन रीचिंग द कंसेंसस फॉर अ रिवाइवल प्लान, से बाकायदा आईआरपी बनता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान बनता है, तो क्रेडिटर को मदद करते हैं। और इन द लिक्विडेशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक्ट एज लिक्विडेटर, और जब आईआरपी फेल हो जाता है तो फिर जो है हम लिक्विडेटर भी जो है, या तो हमने रिवाइव कर दिया या कंपनी लिक्विडेट हो गई। तो कंपनी लिक्विडेट हो गई तो उस केस में उसको लिक्विडेटर जैसे भी बना सकते हैं।
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के अंडर रहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. द कोड प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी टू इंडोर एंड रेगुलेट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एंड इट विद रेगुलेशन. द कोड प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. द कोड प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IPA. द कोड क्या प्रोवाइड करता है? इस्टेब्लिशमेंट. कोड प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IPA. तो कोड प्रोवाइड क्या करता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IPA. तो कोड प्रोवाइड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी से इसके अंडर में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रहते हैं. तो ये क्या करते हैं? ये इनरोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को. तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और ये रेगुलेट करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक डेटा बैंक है जो कलेक्ट करता है, कोलेट करता है, डिसेमिनेट करता है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो इसके अंदर जो है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन का डेटा रहता है. और द कोड रिक्वायर क्रेडिटर टू प्रोवाइड फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो बाकायदा फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटर टू मल्टीपल यूटिलिटीज़. तो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो डेटर की, वो क्रेडिटर को प्रोवाइड की जाती है और ये अवेलेबल होता है. किसको अवेलेबल होता है भैया? क्रेडिटर को और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को जो उसका IRP प्रोसेस को देख रहे हैं, लिक्विडेटर को. और द पर्पज़ ऑफ द सेम इज टू रिमूव द इन्फॉर्मेशन असिमेट्री. सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह होती है तो इन्फॉर्मेशन की असिमेट्री हटानी है. तो इन्फॉर्मेशन की असिमेट्री हटानी है. एंड डिपेंडेंसी ऑन द डेटास मैनेजमेंट फॉर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन. अब क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस करने के दौरान देखो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री हटानी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि चलो इन्फॉर्मेशन की असिमेट्री हटानी है. इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी हटाएगा ताकि जो हम हैं डिपेंडेंसी नहीं रहे हमारी डेटा के ऊपर और सारी इन्फॉर्मेशन असिमेट्री हट जाए. तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी बनी है जहाँ पे मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन का पूरा है ये. फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. तो बाकायदा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है और जहाँ पे जो है पर्टिकुलर वो जो बोर्ड है वो रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ को. तो इन्फॉर्मेशन बैंक्रप्सी बोर्ड है. फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वही होता है NCLAT हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और DRAT हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. अब एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है. तो कमेंसमेंट तो ये 28 मई को हो ही गया था. और एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड है. द कोड जो है किन किन एंटिटीज़ पे लगता है? तो ये तो कंपनी पे लगता है. तो सिंपल सी बात है, हम क्या बोलेंगे कि यार कंपनी पे लगता है, इंडिविजुअल पे लगता है, फर्म पे लगता है, LLP पे लगता है. इधर LLP को भी कॉर्पोरेट पर्सन मान लिया है तो इधर ही ये कंपनी को लगता है. अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट में है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनको भी लगता है. अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट में है तो भैया चलो ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट में है. फिर बात आती है कि LLP को लगता है, अदर बॉडी कॉर्पोरेट को लगता है. इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये कोड है ये पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर को भी लगता है. पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर और इंडिविजुअल अदर देन पर्सन रेफर टू इन क्लॉज E. तो पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर पर भी लगता है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट. तो पर्सनल गारंटर है, डेटर कॉर्पोरेट है और पर्सनल गारंटर है. तो पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर पर भी लगता है और इंडिविजुअल्स पर भी लगता है. तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है राइट. इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है. अब इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि डेफिनेशंस की बात करी है और ये इम्पॉर्टेंट है समझना. तो हम इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है ये डेफिनेशन है, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के पहले जो हमने पर्टिकुलर जो बात करी उसको हम क्विक में बोल देते हैं कि लोकसभा में 21 दिसंबर को आया था. फिर इसके बाद ये 21 दिसंबर के बाद 5 मई को ये लोकसभा से पास हुआ. राज्यसभा से 11 मई को पास हुआ और 28 मई को जो है कमेंसमेंट हो गया क्योंकि प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिल गई. और ये टाइम बाउंड जो है रिजोल्यूशन प्रोसेस है, इधर रिवाइवल मैकेनिज्म प्रोसेस है टाइम बाउंड. और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का हमने मतलब समझा है. बाकायदा एक ईजी एग्जिट प्रोसीजर है या पेनलेस रिवाइवल मैकेनिज्म है. देखो अगर रिवाइवल करना है आपको इंसॉल्वेंसी का तो पेनलेस रिवाइवल है, पर अगर आपको बाहर निकलना है तो एक ईजी एग्जिट प्रोसीजर भी है. और बाकायदा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड का क्रिएशन है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, मॉरेटोरियम पीरियड, कमिटी ऑफ क्रेडिटर, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, पब्लिक अनाउंसमेंट, ये सब चीज़ें हम नई चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे. रिजोल्यूशन प्लान
और लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स हमने पढ़ा कि शेयर होल्डर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, अनपेड क्रेडिटर है, डायरेक्टर्स है, ये सब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और NCLT DRT को हमने पढ़ा था। और कंपनी में इधर LLP इंक्लूड है, LLP कंपनी इंक्लूड्स दी LLP। और फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के बारे में पढ़ा कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से क्या होता है कि ट्रिगर कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एट दी अर्लीस्ट। अब इस तरीके से अब हम जो है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, तो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट पर्सन। तो कॉर्पोरेट पर्सन कौन होते हैं? कॉर्पोरेट पर्सन में कंपनी आती है। और नोट करने की बात यह है कि LLP भी इधर कॉर्पोरेट पर्सन में आती है। जनरली फर्म इंक्लूड LLP होता है, पर इधर कॉर्पोरेट पर्सन इंक्लूड LLP। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अदर पर्सन जो इनकॉर्पोरेटेड है विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, पर इसमें क्या इनकॉर्पोरेट नहीं है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं करता है, शैल नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो इस पर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर डिफ़ॉल्ट, देखो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी बहुत सारे डिपॉजिट्स आते हैं, पर अगर उसने डिपॉजिट को पेमेंट नहीं करा है ड्यू डेट पे, तो ये नहीं बोल देंगे कि हम इंसॉल्वेंसी, IBC तो उन पे लगता ही नहीं है, तो IBC तो कॉर्पोरेट पर्सन्स पे लगता ही नहीं है, तो डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो ऐसा नहीं है कि उस केस में आपने एप्लीकेशन कर दी कि डिफ़ॉल्ट 1 लाख से ज़्यादा है तो आपने एप्लीकेशन कर दी, तो इधर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कवर नहीं है। कॉर्पोरेट डेटर की बात करें तो वो पर्सन जिसने ओव करके रखा है कॉर्पोरेट डेट, तो ओव करके रखा है डेब्ट, क्रेडिटर है। क्रेडिटर पर्सन हु, देखो कॉर्पोरेट डेटर में क्या लेकर देकर रखा है, हु ओव्स अ डेब्ट टू एनी पर्सन। तो फिर सामने वाला जो पर्सन है टू हुम डेब्ट इज ओव्ड, तो वो क्रेडिटर होता है। तो उधर फाइनेंशियल क्रेडिटर भी होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी होता है, सिक्योर क्रेडिटर भी होता है, अनसिक्योर क्रेडिटर भी होता है। और अगर जो ड्यूज है, लाइबिलिटीज़ है, उसने किसी को असाइन कर दी है, तो वो भी क्रेडिटर में मान लिया जाता है। जैसे क्या होता है कि ट्रस्टीज़ जो वर्कमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, तो एक तरीके से वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो वो अपना जो है लाइबिलिटी वो असाइन कर देते हैं ट्रस्ट को। तो जो ट्रस्ट है वो भी एक पर्सन हो जाता है, वो भी एक क्रेडिटर हो जाता है, उसको भी असाइन कर दिया, तो एक तरीके से वो क्रेडिटर हो गया। अब डेब्ट की बात करें तो एक लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम विच इज़ ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन। तो किसी पर्सन को देना है कुछ पैसा, कोई एक लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम विच इज़ ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन एंड इंक्लूड फाइनेंशियल डेब्ट एंड ऑब्लिगेशन डेब्ट, ऑपरेशनल डेब्ट। क्लेम क्या है? अ राइट टू पेमेंट और राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा है और हमें राइट है आपसे कुछ लेने का, सामने वाले का डेब्ट है। ऑब्लिगेशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम, तो एक का पावर है तो दूसरे की ड्यूटी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम, क्लेम के रिस्पेक्ट में मेरी लाइबिलिटी है, तो क्लेम के रिस्पेक्ट में मेरी लाइबिलिटी है, तो मेरी लाइबिलिटी तब होगी जब सामने वाले का राइट होगा टू रिसीव पेमेंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा है, हमारी जिम्मेदारी है, अब हमारे अधिकार है आपसे पैसे लेने के, तो आपके लिए वो डेब्ट है और हमारे लिए वो क्लेम है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए वो एक तरीके से क्लेम हो गया है, और कॉर्पोरेट डेटर के लिए वो एक तरीके से हो गया डेब्ट। तो सिक्योर क्रेडिटर के लिए ये क्लेम हो गया है और कॉर्पोरेट डेटर के लिए ये हो गया है डेब्ट। अब डिफ़ॉल्ट, इट मीन्स नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट, अगर आपने पेमेंट ही नहीं करा डेब्ट का, व्हेन होल और एनी पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेब्ट हैज़ बिकम ड्यू एंड पेबल। तो कुछ अमाउंट था जो ड्यू एंड पेबल था। देखो राइट क्रिएट होता है, राइट टू रिसीव पेमेंट क्रिएट होता है ड्यू डेट पे राइट क्रिएट होता है। ड्यू डेट पे आपको पेमेंट करने की लायबिलिटी, अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट जो होता है तो उसको डिफ़ॉल्ट बोला जाता है। फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमने पढ़ा था कि IU के अंदर फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहती है। तो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या बोल दिया जाता है, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा जाएगा, तो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन में लिखा जाएगा रिकॉर्ड ऑफ डेब्ट ऑफ द पर्सन। तो डेब्ट ऑफ द पर्सन, तो रिकॉर्ड ऑफ डेब्ट ऑफ द पर्सन कि कंपनी ने कितने लोगों से डेब्ट लेके रखा है, डेब्ट के साथ लाइबिलिटीज़ ऑफ द पर्सन, उसकी एसेट ओवर विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैव बीन क्रिएटेड, जो एसेट जिस पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है, जो उसने डिफ़ॉल्ट करा है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सब जाता है। पर्सन में
क्या इंक्लूड है? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, LLP, सभी कंपनी में है, सभी पर्सन में इंक्लूड है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अदर एंटिटी स्टैब्लिश अंडर स्टैचू, तो इस पर एक क्वेश्चन आ गया था, अदर एंटिटी कौन सी? तो अदर एंटिटी इधर आ जाती है ट्रेड यूनियन। तो मैं लिखता हूँ जो ट्रेड यूनियन है वो ट्रेड यूनियन एक्ट में, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1926 में, तो वो इधर आती है, तो उसको भी इधर कवर किया जाता है। तो ट्रेड यूनियन, तो ये ट्रेड यूनियन जो इस्टेब्लिश है हुई है अंडर 1926, वो इधर कवर होती है। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट इस्टेब्लिश 1926 कवर हियर। और इंक्लूड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो PROI है, PROI भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर मतलब कि ऐसे लोग जिससे हमने पैसे लिए हैं, फॉर होम सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी क्रिएट करके रखा है। अब सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट है कि राइट, टाइटल और इंटरेस्ट क्रिएट करके रखा है। तो राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, तो राइट, टाइटल, इंटरेस्ट या क्लेम टू प्रॉपर्टी क्रिएट इन फेवर ऑफ और प्रोवाइडेड फॉर सिक्योर क्रेडिटर, विच सिक्योर पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन। तो सिक्योर क्रेडिटर की क्या बात कर रहे हैं? सिक्योर क्रेडिटर मतलब हम ये समझते हैं, सिक्योर क्रेडिटर का मतलब ये है कि एक राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, तो एक राइट, टाइटल, इंटरेस्ट और अ क्लेम टू प्रॉपर्टी, कि आपका राइट है, क्रेडिटर का राइट है, क्रेडिटर कम प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता है, क्रिएटेड इन फेवर ऑफ, तो ये जो हम कर रहे हैं किसके फेवर में कर रहे हैं? इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, इन फेवर ऑफ सिक्योर क्रेडिटर, इन फेवर ऑफ क्रेडिटर बाय अ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन के थ्रू विच सिक्योर पेमेंट, या तो वो आपका पेमेंट सिक्योर कर देगा या तो वो परफॉर्मेंस सिक्योर कर देगा कि हमको ये परफॉर्मेंस करना है, तो या तो पेमेंट सिक्योर कर देगा या तो परफॉर्मेंस सिक्योर कर देगा। इंक्लूड मॉर्गेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट एंड इनकम्बरेंस और अदर एग्रीमेंट। फिर ट्रांजेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफ़र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपने को पता है। कॉरपोरेट एप्लीकेंट एक ज़रूरी है, इधर समझना। हाँ, एक मिनट, तो फिनेंशियल डेट हमको, हाँ, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में हमने अभी कॉर्पोरेट पर्सन पढ़ा था, तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन होते हैं? तो उसमें कॉर्पोरेट डेटर हो जाते हैं। अप्लाई कौन कौन कर सकता है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंट हो गई है तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो कॉर्पोरेट डेटर कर सकते हैं, या जो मेंबर और पार्टनर है कॉर्पोरेट डेटर के, तो मेंबर और पार्टनर जो है कॉर्पोरेट डेटर के ऑथराइज टू मेक एन एप्लीकेशन, इंडिविजुअल है जो मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशंस, या पर्सन है तो इंडिविजुअल है जो मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशन, या जो पर्सन है कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स। क्या है, क्या पढ़ा हमने? कॉर्पोरेट डेटर है, ठीक है, तो कॉर्पोरेट डेटर है वो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हो सकते हैं। कॉर्पोरेट डेटर है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हो सकता है। उसके बाद कौन कौन से लोग कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हो सकते हैं? मेंबर और पार्टनर, जो मेंबर और पार्टनर है, जो कॉर्पोरेट डेटर के मेंबर और पार्टनर है वो भी बन सकते हैं। तो कॉर्पोरेट डेटर के जो मेंबर और पार्टनर है वो भी एप्लीकेंट हो सकते हैं। और वो जो पर्सन है जो मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशंस, वो जो पर्सन से जो ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं, तो वो जो पर्सन से जो मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशंस, ये पर्सन है जिसका कंट्रोल एंड सुपरविजन है। तो जो पर्सन है जो मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशंस, तो जो पर्सन है जो मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशंस, या पर्सन है जो कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो कौन कौन से हैं? मेंबर और पार्टनर, या पर्सन से जो मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशंस, तो जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना, या ऑपरेशंस नहीं मैनेज कर रहे हैं, वो फिनेंशियल अफेयर्स। इंपॉर्टेंट क्या है? या तो आप ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हो, या तो आप फिनेंशियल अफेयर्स को जो है सुपरवाइज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो आप कंट्रोल कर रहे हो और सुपरवाइज कर रहे हो, या तो आप जो है कंट्रोल और सुपरवाइज कर रहे हो, या तो आप मैनेज कर रहे हो। तो मैनेज कर रहे हो ऑपरेशंस,
तो वो इधर कवर है, या कंट्रोल और सुपरवाइज कर रहे हो फिनेंशियल अफेयर्स को तो वो इधर कवर है। तो वो सब चीज़ें भी जो वो सब भी है वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कॉर्पोरेट गारंटर है वो भी एक कॉर्पोरेट पर्सन माना जाता है। कॉर्पोरेट गारंटर इज़ ऑल्सो अ कॉर्पोरेट पर्सन। तो हमने जो कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें जो पर्सनल गारंटर है, तो पर्सनल गारंटर है उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है और कॉर्पोरेट भी हो सकता है। तो दोनों गारंटर इधर कवर है। और फिर बात आती है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की। तो हमने पढ़ा कि जो मैनेज कर रहा है ऑपरेशंस या फिनेंशियल अफेयर्स को जो है कंट्रोल और सुपरवाइज कर रहा है वो भी इधर कवर होते हैं। एलएलपी तो होती है। कॉर्पोरेट पर्सन में हमने पढ़ा था कि फर्म इंक्लूड जो है कंपनी इंक्लूड एलएलपी, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। डिस्प्यूट की बात आती है तो डिस्प्यूट एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो डिस्प्यूट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिस पे बहुत सारे केस लॉ हैं। तो जो डिस्प्यूट की डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि इट इंक्लूड्स, डिस्प्यूट इंक्लूड्स, तो जो नॉर्मल डिस्प्यूट है वो तो है ही है। इसमें क्या इंक्लूड है कि अगर आपने स्यूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करके रखी वो भी डिस्प्यूट है। तो मतलब अगर आपने स्यूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं करके रखी तो इसका मतलब वो डिस्प्यूट नहीं है। तो ये जो मैंने बोला ये गलत बोला है। मतलब कि डिस्प्यूट इंक्लूड की बात कराए तो डिस्प्यूट एक नॉर्मल डिस्प्यूट है जिसमें हम सूट नहीं करते हैं तो वो भी डिस्प्यूट है। इसमें इंक्लूड करता है स्यूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। तो अगर आपने स्यूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करी है तो वो भी डिस्प्यूट है। तो डिस्प्यूट इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में? अमाउंट के रिलेशन में, कि अमाउंट के रिलेशन में डिस्प्यूट है। कोई बोलता है इतना पे करना है, कोई बोलता है दूसरा पे करना है, तो ये अमाउंट के रिलेशन में, या क्वालिटी के रिस्पेक्ट में, तो अमाउंट के रिस्पेक्ट में, या क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, या ब्रीच ऑफ वारंटी और रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में। तो अमाउंट के रिस्पेक्ट में, क्वालिटी के रिस्पेक्ट में, या ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन या वारंटी के रिस्पेक्ट में। फिर फिनेंशियल क्रेडिटर आते हैं, पर्सन टू होम फिनेंशियल डेप्ट इज ओव और इंक्लूड अ पर्सन टू होम सच डेप्ट इज लीगली असाइंड। तो फिनेंशियल डेप्ट क्या होता है? फिनेंशियल डेप्ट ये होता है कि पर्सन टू होम फिनेंशियल डेप्ट इज ओव्ड। तो पर्सन जिसे फिनेंशियल डेप्ट ओव्ड रहता है, तो टू होम, तो पर्सन जो है टू होम फिनेंशियल डेप्ट इज ओव्ड, तो पर्सन टू होम फिनेंशियल डेप्ट इज ओव्ड, तो वो हो जाता है हमारे फिनेंशियल डेप्ट। और पर्सन टू होम डेप्ट हैज़ बीन लीगली असाइंड। तो इनिशिएशन डेट, और इनिशिएशन डेट इधर इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन डेट मतलब कि डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जब आप एप्लीकेशन करते हो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि भैया इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करो, तो वो इनिशिएशन डेट होती है। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको एडमिट करती है, तो एडमिशन की डेट को इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बोलते हैं। तो प्रोवाइडेड डेट वेयर द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज नॉट अपॉइंटेड इन द ऑर्डर, द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट जो होती है शैल बी द डेट ऑन विच इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड। तो जब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड होता है वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट की डेट होती है। तो हमने समझा कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट क्या होती है। तो अगर अपॉइंट हुआ तो ठीक है डेट ऑफ एडमिशन के टाइम पे, पर अगर अपॉइंट नहीं हुआ तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की जो पीरियड है वो 180 डेज तक है। 180 डेज में आपको इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन पीरियड को ख़त्म करना है, जो एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर 90 डेज़ को। लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट क्या होती है? तो जो है लिक्विडेशन प्रोसीडिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट होता है। और ऑपरेशनल क्रेडिटर ये होते हैं कि टू होम ऑपरेशनल डेब्ट हैज़ बीन ओन्ड, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं टू होम ऑपरेशनल डेब्ट हैज़ बीन ओन्ड। तो ऑपरेशनल डेब्ट क्या होते हैं और फाइनेंशियल डेब्ट क्या होते हैं, वो इधर लिख के रखा है क्या? वो इधर नहीं लिख के रखा है। तो हम ये समझते हैं कि ऑपरेशनल डेब्ट और फाइनेंशियल डेब्ट होते क्या हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है क्योंकि इस पर ही क्वेश्चन आए थे। तो ऑपरेशनल डेब्ट और फाइनेंशियल डेब्ट पर एक अच्छा क्वेश्चन आया था, तो हम ऑपरेशनल डेब्ट और फाइनेंशियल डेब्ट को प्रॉपर्ली समझते हैं। रिलेटेड पार्टी जो है अभी समझने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम पढ़ेंगे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, क्वेश्चंस के साथ इसको हम समझेंगे। फिर बात आती है कि रिलेटेड पार्टी में ये सब चीज़ें हम नहीं समझेंगे। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो होते हैं जो रिजोल्यूशन प्लान को सबमिट करते हैं। रिजोल्यूशन प्लान जो होता है मीन्स अ प्लान प्रपोज्ड बाय एनी पर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन प्लान है जो प्लान प्रपोज बाय एनी पर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है
रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन अपॉइंटेड टू कंडक्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है। तो जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, जो पर्टिकुलर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, जब वो कंडक्ट करता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो वो हो जाता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, जब वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस करता है, तो वो हो जाता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जब वो कंडक्ट करता है रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो जाता है। फिर वोटिंग शेयर की बात करें तो शेयर ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है बेस्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ डेप्ट ओव्ड इन रिलेशन टू फाइनेंशियल डेप्ट ओव्ड, कि 10 फाइनेंशियल क्रेडिटर है और 1 लाख के फाइनेंशियल क्रेडिटर है और किसी ने 20,000 की फाइनेंशियल डेप्ट ओव करके रखे है, तो वो क्रेडिटर का 20% का स्टेक है, 20% का वोटिंग शेयर है। और कॉर्पोरेट गारंटर मतलब एक कॉर्पोरेट पर्सन है जो श्योरिटी है, जिसने गारंटी दे के रखी है कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे। फिर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को समझते हैं कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में है क्या। पर इसके पहले डेफिनेशंस में 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, जो थी फिनेंशियल डेप्ट के रिस्पेक्ट में और फिनेंशियल डेप्ट के रिस्पेक्ट में, और उसके साथ जो है ऑपरेशनल डेप्ट क्या होता है। तो फिनेंशियल डेप्ट क्या होता है और ऑपरेशनल डेप्ट क्या होता है, उसके रिस्पेक्ट में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम समझेंगे कि फिनेंशियल डेप्ट और ऑपरेशनल डेप्ट होते क्या है। तो इसको हम एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम जो है फिनेंशियल डेप्ट और ऑपरेशनल डेप्ट के लिए पर्टिकुलर ICAI का मटेरियल हम रेफ़र करेंगे। तो ICAI का मटेरियल में IBC डेफिनेशंस में गए और ठीक है, इसमें फिनेंशियल डेप्ट की बात करी होगी। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, फिनेंशियल डेप्ट और ऑपरेशनल डेप्ट की बात करिए कि नहीं करी इनने। ऑपरेशनल डेप्ट की बात करिए, राइट। तो हम फिनेंशियल डेप्ट की बात करते हैं। तो क्या बोल के रखे, फिनेंशियल डेप्ट इज अ डेप्ट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो जो हमको डेप्ट पे करना है, जो हमको प्रिंसिपल पे करना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम पे करते हैं एज अ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो पैसे एज अ कंसिडरेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम इंटरेस्ट पे करते हैं, विच इज डिसबर्स्ड अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम विच इज डिसबर्स, जो डिसबर्स करते हैं अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो हमने मनी बोरो करा अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमने जो मनी बोरो करा और इसके रिस्पेक्ट में हम इंटरेस्ट को पे करें, तो मनी बोरोड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो इधर कवर है। अमाउंट रेज बाय एक्सेप्टेंस अंडर एनी एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी, तो ले दे के पैसे रेज करना है, मनी बोरो करके हमने पैसे रेज करे या अमाउंट हमने रेज करा बाय क्रेडिट फैसिलिटी, या अमाउंट रेज करा परसुएंट टू एनी नोट परचेज फैसिलिटी, बॉन्ड इशू करके कोई सा पैसे हमने रेज करे जिसपे हमको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट पे करना है। अब इधर इंटरेस्ट की बात नहीं है, तो रिडेम्पशन पे हमको जो प्रीमियम पे करना है तो वो भी इधर ही कवर है। जो भी है डिसबर्स्ड अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपका पैसा हमने यूज़ कराया तो हम आपको पैसा दें, हम आपको कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ तो देंगे ना, तो वो सब इधर दे के रखा है। फिर अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लीज और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट, तो लीज के रिस्पेक्ट में या हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में कोई सी लाइबिलिटी है, तो अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट, तो वो इधर कवर है। तो अमाउंट ऑफ एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लीज और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट विच इज डीम्ड एज फिनेंस और कैपिटल लीज, तो फिनेंस और कैपिटल लीज के रिस्पेक्ट में जो ट्रांजेक्शन है वो भी इधर कवर है। तो लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज और हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट। फिर रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंटेड अदर देन एनी रिसीवेबल सोल्ड ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस, अमाउंट जो है रेज करा है अंडर एनी ट्रांजेक्शन, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कि इधर भी हमने अमाउंट रेज करा अंडर एनी अदर ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट। तो फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट के तहत हमने कोई सा अमाउंट रेज करा है, तो अमाउंट रेज करा है अंडर फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट जो है, अगर हमने जो पैसे रेज करे हैं तो अमाउंट रेज अंडर अदर ट्रांजेक्शन, तो अदर ट्रांजेक्शन के थ्रू जो हमने अमाउंट रेज करा है जिसमें इंक्लूड है फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट,
तो वो जो अदर ट्रांजेक्शन है हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑन द बोरोइंग, जिसका हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑन द बोरोइंग है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे हमने मनी रेज करा है जिसका हैविंग कमर्शियल इफेक्ट ऑन द बोरोइंग है। तो कमर्शियल इफेक्ट ऑन द बोरोइंग क्या होता है कि अमाउंट रेज, इसमें क्वेश्चन है कि अमाउंट रेज फ्रॉम एन अलॉटी, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर है जो अमाउंट रेज करता है अलॉटी से फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो ये एक अदर ट्रांजेक्शन है, जिससे हमने अमाउंट रेज करा है जिसका कमर्शियल इफेक्ट है। तो आप एडवांस में जो भी पैसा रेज कर रहे हो तो इसका कमर्शियल इफेक्ट है बोरिंग पे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डेवलपर रेज करा है पैसा अलॉटी से, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन था। या आपने अगर कोई सा डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन करा है तो उससे पैसे रेज कराए हैं तो वो भी फिनेंशियल डेप्ट में आता है। ठीक, काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन तो वो भी फिनेंशियल डेप्ट है। काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन मतलब कि कोई आपको गारंटी दे रहा है तो आप भी काउंटर में इंडेमनिटी, आपकी भी कुछ काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन होती है ना उसके रिस्पेक्ट में। कोई आपको गारंटी दे रहा है तो आपकी भी काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन होती है। तो काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन भी फिनेंशियल डेप्ट में आती है। तो अब बात ये आती है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर जो एडवांस में पैसा उठाता है तो जो उसमें पैसा देने वाला होता है वो फिनेंशियल डेप्ट दे रहा है एक तरीके से, तो वो फिनेंशियल डेप्ट हो गया। तो जो पैसा देने वाला है वो फिनेंशियल क्रेडिटर हो गया। और ऑपरेशनल डेप्ट के केस में अगर देखें तो ऑपरेशनल डेप्ट के केस में हम इसको आगे पढ़ेंगे, फिर हम डिफरेंस समझेंगे। तो ऑपरेशनल डेप्ट हम समझ लेंगे, फिर जो हमने जो पैसे रेज करे हैं एज अ फिनेंशियल डेप्ट, फिर इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस को समझेंगे। तो अभी जो हमने क्या समझा कि अदर ट्रांजेक्शन से जो हमने अमाउंट रेज करा है इंक्लूडिंग फॉरवर्ड सेल और परचेस एग्रीमेंट जिसका कमर्शियल इफेक्ट है ऑन बोरोइंग, तो वो भी इधर कवर है। तो इस केस में अभी हमने पढ़ा कि जो अलॉटी से जो पैसा लिया जाता है एडवांस में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के तहत, तो वो भी एक फिनेंशियल डेप्ट है, वो भी एक अमाउंट रेज करा गया है, तो वो भी एक फिनेंशियल डेप्ट है जिसका कमर्शियल इफेक्ट है बोरिंग पे, तो वो भी इधर कवर हो जाता है फिनेंशियल डेप्ट में। फिर बात आती है फिनेंशियल पोजीशन की। ठीक है, इधर फिर अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशनल डेप्ट। तो ऑपरेशनल डेप्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स अ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट और डेप्ट। तो ऑपरेशनल डेप्ट का मतलब क्या होता है? कैसा क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज। तो आपने सामने वाले ने कोई सी सर्विसेज रेंडर करी, एक मिनट, हाँ, चलो, तो जो हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर में ऐसा है कि मीन्स अ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ गुड्स। तो सामने वाले ने जो है गुड्स आपको दिए या सर्विसेज आपको रेंडर करी, सर्विसेज में जो है एम्प्लॉयमेंट भी है, एंड डेब्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज अराइजिंग अंडर एनी लॉ। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको पेमेंट करना है, और इसमें क्या इंक्लूड है? डेब्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज। तो डेब्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज भी इधर कवर है। तो क्या है कि किसी ने आपको गुड्स सप्लाई करे या किसी ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी जिसमें इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें वो भी कवर है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको पैसे देने हैं तो वो ऑपरेशनल डेप्ट में कवर है। तो गुड्स सर्विस इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में पैसे देने हैं तो वो ऑपरेशनल डेप्ट में कवर है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई से ड्यूज़ पेमेंट करने हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई से ड्यूज़ पेमेंट करने हैं तो वो भी ऑपरेशनल डेप्ट में कवर है। अब बात ये आती है कि जो हमने अलॉटी के केस में जो हमने अमाउंट रेज करा और ऑपरेशनल डेप्ट, इसमें क्या अंतर है? उसमें कोई डिफरेंस होगा? तो अलॉटी के केस में हमने जो अमाउंट रेज कर रहे हैं, रेज फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट, तो वो जो है वो फिनेंशियल क्रेडिटर हो जाता है। ऑपरेशनल डेप्ट में जो है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है। तो अलॉटी के केस में वो फिनेंशियल क्रेडिटर हो जाता है, ऑपरेशनल डेप्ट के केस में वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो जाता है। आपको अलॉटी को बदले में कुछ ना कुछ देना है, जैसे फ्लैट देना है, आपको ऑपरेशनल क्रेडिटर को बदले में पैसे देने हैं। तो जो अलॉटी वाला केस है, जो उसमें अमाउंट पे करने वाला है, अमाउंट पे करने वाला हो जाता है फिनेंशियल क्रेडिटर। पर इधर जो है गुड्स सर्विस एम्प्लॉयमेंट
देने वाला जो होता है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है, मतलब इधर जो अमाउंट पे करने वाला होता है वो कॉर्पोरेट डेटर होता है। फिर बात होती है कि पेमेंट करने वाला जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, और ऑपरेशनल डेट में जो पेमेंट करने वाला होता है वो कॉर्पोरेट डेटर होता है। और देखा जाए तो रियल इस्टेट वाले केस में जो रियल इस्टेट डेवलपर है वो उसको अलॉटी के फिनेंशियल हेल्थ से मतलब रहता है, फिनेंशियल अफेयर से मतलब रहता है कि उसकी फिनेंशियल पोजीशन क्या है, पर ऑपरेशनल क्रेडिटर को फिनेंशियल पोजीशन से कोई मतलब नहीं रहता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फिनेंशियल डेप्ट में ध्यान दिया जाता है क्योंकि पे करना है डेप्ट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एज कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इधर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को दी जाती है रिस्पेक्ट, पर इधर ऑपरेशनल क्रेडिटर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात नहीं की जाती है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इम्पॉर्टेंट ये है फिनेंशियल हेल्थ, और इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, फिनेंशियल हेल्थ है, और अमाउंट कौन पे कर रहा है और अमाउंट पेमेंट के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से जो है ये 3 तरीके के डिफरेंस है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी फिनेंशियल डेप्ट में देखा जाता है, ऑपरेशनल डेप्ट में नहीं देखा जाता। फिनेंशियल हेल्थ जो है फिनेंशियल डेप्ट में अलॉटी देखता है, अलॉटी की फिनेंशियल हेल्थ देखता है रियल एस्टेट डेवलपर, इधर नहीं देखी जाती। और टी से है जो अमाउंट है, इधर पे करने वाला जो होता है वो फिनेंशियल क्रेडिटर होता है, वो इधर पे करने वाला कॉर्पोरेट डेटर होता है। तो इस तरीके से कॉलमनर हम ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी है कि ये 3 तरीके के डिफरेंस है दोनों में। और इस पे पर्टिकुलर केस लॉ आया था, जो केस लॉ को हमने समझ लिया है कि उस केस लॉ में पर्टिकुलर ये डिफरेंस समझाया गया है कोर्ट द्वारा। तो जो है अब हम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन तो हम इसको उसके साथ ही समझेंगे, क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। अब हम वापस हमारे नोट्स पे आते हैं। तो नोट्स में सबसे पहले अब ये समझना जरूरी है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस तो पार्ट 2 में कवर है, जो हमने पढ़ा था वो पार्ट 2 में कवर है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है assess whether the data business is viable to continue and the option for its rescue and revival। तो corporate insolvency resolution process is a process during which financial creditor assess करता है कि whether data business is viable। तो financial creditor क्या assess करता है, वो financial creditor ये assess करता है कि क्या data का business viable है to continue and the option for its rescue or revival। if the IRP fails, अगर fails हो जाता है या डेटर प्रॉफिटेबली कंडक्ट नहीं कर पा रहा है तो वाइंडिंग अप हो जाता है, लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आईआरपी क्या है, तो एक आईआरपी एक मैकेनिज्म है जिससे हम इसको स्ट्रेस्ड पोजीशन से डिसस्ट्रेस्ड पोजीशन पर लेकर आते हो। कभी ये नहीं लेकर आए तो फिर अगर नहीं लेकर आए हो तो सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं लेकर आ पा रहे हो तो फिर ये लिक्विडेशन की तरफ बढ़ जाता है। तो इट्स अ कलेक्टिव मैकेनिज्म टू लेंडर टू डील विद द ओवरऑल डिस्ट्रेस्ड पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। दिस इज द सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क अंडर विच द प्राइमरी ओनर्स टू इनिशिएट अ रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस लाइज विद द डेटर एंड लेंडर में इशू डिस्टिंक्ट एक्शंस फॉर रिकवरी, सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एक्सेट्रा। फिर हमने बात करी कि अगर इसका प्रोसेस फ्लो देखे पर्टिकुलर, तो एप्लीकेबिलिटी जो है पार्ट 2 का वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए है। तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इसमें ऐसी है कि सबसे पहले एक डिफ़ॉल्ट कमिट होता है। तो डिफ़ॉल्ट के रिस्पेक्ट में जब डिफ़ॉल्ट कमिट होता है तो डिफ़ॉल्ट के रिस्पेक्ट में हम एप्लीकेशन देते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फिर अपॉइंट करता है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करने के बाद पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर का अपॉइंटमेंट होता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर का अपॉइंटमेंट के बाद जो है फर्स्ट मीटिंग होती है। फर्स्ट मीटिंग में इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करा जाता है जो है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा। जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है प्रिपेयर करता है, इन्फॉर्मेशन तो ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल जो है रिजोल्यूशन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्रिएट करता है। और जब इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्रिएट होता है तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्रिएट करने के बाद जो है बाकायदा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्रिएट करने के बाद जो है रिजोल्यूशन प्लान्स बनते हैं। और रिजोल्यूशन प्लान फिर जो अप्रूव करता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव करता है।
और इसमें 75 लिख के रखा है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें 66% है। कुछ अमेंडमेंट है जिसमें ध्यान देना पड़ेगा, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताते जाऊँगा। तो इस पर जो है अप्रूव बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर है और ये 66% है, 66% या 2/3 है। मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि कहीं जगह 2/3 देकर रखा है और कहीं जगह 66% है। ठीक है, फिर बात आती है कि रिजोल्यूशन प्लान है जो अप्रूव होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा। अब रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ तो ठीक है भैया, अगर रिजोल्यूशन प्लान वर्क नहीं कर रहा है तो लिक्विडेशन की ओर चले जाएंगे। तो द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी ट्रिगर इन द ऑकरेंस बाय द ऑकरेंस ऑफ डिफॉल्ट। देखो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन इसमें ये आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि यार आप इंसॉल्वेंसी है भैया, इंसॉल्वेंसी है पर डिफ़ॉल्ट नहीं है अभी तक। आपने पर्टिकुलर रिटर्न आप सबमिट करते हो, आप रिटर्न सबमिट करते हो और रिटर्न सबमिट करने के बाद जो है आपने जब आपकी स्क्रूटनी हुई रिटर्न की तो आपको समझ में आया, जो है सामने वाली जो अथॉरिटीज़ है उसने देखा क्या जो आपकी वैल्यू ऑफ एसेट है वो वैल्यू ऑफ एसेट जो है वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी से तो कम है, और जो वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी से कम है तो ये इंसॉल्वेंसी की तरफ हो गया क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया ना। पर इसने अभी तक डिफ़ॉल्ट ऑकर नहीं कराया, तो डिफ़ॉल्ट ऑकर नहीं कराए तो जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार जो है वो चले गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, वो बोला कि IRP फाइल करती। तो सिंपल सी बात, जो रजिस्ट्रार है वो CIRP के लिए एप्लीकेशन फाइल ही नहीं कर सकता। और सबसे पहली और दूसरी बात ये है कि डिफ़ॉल्ट ही ऑकर नहीं हुआ, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जरूरी ये है कि डिफ़ॉल्ट ऑकर होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट ऑकर होना चाहिए, तब जाके जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती है। अब डिफ़ॉल्ट ये होता है कि ड्यूज़ को आपने पे नहीं करा तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट। तो कोई से डेप्ट थे तो जो आपको पूरा पे करना था, तो नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट व्हेन होल और पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्ट हैज़ बिकम ड्यू। तो नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट व्हेन होल और एनी पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डेप्ट हैज़ बिकम ड्यू। तो कुछ ड्यूज़ थे जो पे करने थे, तो ड्यूज़ थे आपको पे करने थे, ड्यू डेट पे आपने पे नहीं करे तो डिफ़ॉल्ट हो गए। तो ड्यू डेट पे आप पे नहीं करते हो तो डिफ़ॉल्ट होता है, और डिफ़ॉल्ट अगर 1 लाख या उससे ज़्यादा का है तो फिर इधर जो है इंसॉल्वेंसी के तो है IBC अट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट एक अमाउंट से ज़्यादा का होना चाहिए और तब जाके IBC कोड अट्रैक्ट होता है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू IBC to provision relating to insolvency and liquidation of corporate debtor shall be applicable only when the amount of default is 1 लाख रुपये और मोर। तो सिंपल सी बात है कि जब 1 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा का होता है डिफ़ॉल्ट तो ये एप्लीकेबल होता है। However, the central government by notification specifies the minimum amount of default या maximum amount of default। मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट वो मोर देन 1 करोड़ कर सकता है, नॉट मोर देन 1 करोड़, मतलब अप टू 1 करोड़ वो कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर अब देखा जाए तो अब तो 1 करोड़ ही है, पर अभी अपने को कोर्स में 1 लाख ही है। तो पर्सन हु में इनिशिएट CIRP, तो कौन कौन से पर्सन जो है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, तो ये सेक्शन 6 बोलता है। तो देखा जाए तो कौन कौन से पर्सन जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं, तो वो है कॉर्पोरेट डेटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर खुद जो है वो है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। तो मे इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को कैसे इनिशिएट करता है। तो अब हम बेसिकली देखा जाए तो अब हम मेन IBC में एंटर हुए हैं कि किस तरीके से जो है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में एंटर होता है। तो सबसे पहले क्या बोल के रखा है, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का एप्लीकेशन कब फाइल करेंगे, एप्लीकेशन तब फाइल करेंगे जब डिफ़ॉल्ट ऑकर होगा और डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 लाख या उससे ज़्यादा का होगा, तब जाके जो है अप्लाई करेंगे। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है या तो वो इटसेल्फ या जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन इस पे ही आने वाला है, इस पे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में 2 फाइनेंशियल क्रेडिटर आते हैं, एक तो डिफ़ॉल्टेड
फिनेंशियल क्रेडिटर। तो डिफॉल्टेड एक फिनेंशियल क्रेडिटर आ गया और एक आ गया फिनेंशियल क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम डेब्ट हैज़ बीन पेड। तो फिनेंशियल क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम डेब्ट हैज़ बीन पेड। तो डिफॉल्टेड फाइनेंशियल क्रेडिटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम डेब्ट हैज़ बीन पेड। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर इटसेल्फ या जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर और अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर में डिफॉल्टेड फाइनेंशियल क्रेडिटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम डेब्ट हैज़ बीन पेड। तो दोनों फाइनेंशियल क्रेडिटर आते हैं, मतलब कि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसके रिस्पेक्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो भी अप्लाई कर सकता है, पर वो अप्लाई कर सकता है सिर्फ जॉइंटली, पर खुद से वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हु व्हेन अ डिफॉल्ट हैज़ बीन ऑकर्ड। तो फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग, तो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर। जब डिफॉल्ट इंक्लूड डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेट ओड नॉट ओनली टू द एप्लीकेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो क्या बोल के रखा है कि डिफॉल्ट इंक्लूड डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेट। तो डिफॉल्ट में क्या इंक्लूड है? इंक्लूड डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेट ओव्ड नॉट ओनली टू एप्लीकेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर बट टू एनी अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिसके तो जो डिफ़ॉल्ट है, तो जरूरी नहीं है कि जो एप्लीकेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफ़ॉल्ट होना जरूरी है। तो जो डिफ़ॉल्ट इंक्लूड डिफ़ॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेट ओड नॉट ओनली टू एप्लीकेंट। तो जो एप्लीकेंट है उसके रिस्पेक्ट में डिफ़ॉल्ट जो है होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जो एप्लीकेंट है वो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे एप्लीकेशन दे रहा हो और दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में जो है डिफ़ॉल्ट है। तो अ डिफ़ॉल्ट इंक्लूड अ डिफ़ॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेट ओड नॉट ओनली टू एप्लीकेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर बट टू अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो जो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिसके रिस्पेक्ट में डिफ़ॉल्ट है, तो पर्टिकुलर दूसरा एप्लीकेंट जिसके रिस्पेक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो वो भी उसके साथ जॉइंटली मिलकर एप्लीकेशन कर सकता है। या एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, या फाइनेंशियल क्रेडिटर ने किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करके रखा है, या कोई पर्सन जो फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं दैट्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है, तो वो पर्सन भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बोला हमने कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट जिसके रिस्पेक्ट में डिफ़ॉल्ट किया गया है। पर कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसके रिस्पेक्ट में डिफ़ॉल्ट नहीं करा है, तो वो पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जब अप्लाई करते हैं तो वो जॉइंटली अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा एप्लीकेंट जिसको अप्लाई करना है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, तो उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे करना पड़ेगा। तो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ने उसको ऑथराइज करके रखा है तो ठीक है, तो उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे जो है अप्लाई करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये है कि जब उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो पॉइंट ये है कि जब उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर के जो है बिहाफ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो अप्लाई सोलली नहीं कर सकता, उसको जॉइंटली करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन जो एप्लीकेंट है उसके बिहाफ उस पर तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर है उस पर तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। वो किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलकर एप्लीकेशन दे सकता है, वो खुद अप्लाई नहीं कर पाएगा। और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, या कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे जो अदर पर्सन है जो नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई करके रखा है पर्सन जो फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि है ट्रस्टी के बाद है गार्जियन, फिर ये है एग्जीक्यूटर के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो ट्रस्टी, गार्डियन, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, डिबेंचर ट्रस्टी और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एस्टेट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। ये पर्सन नोटिफाइड है
ये जो नोटिफाइड पर्सन है, जो पर्टिकुलर जो नोटिफाइड पर्सन है, ये जो फिनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे, ये नोटिफाइड पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा है, ये फिनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे जो है एप्लीकेशन फर्निश कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने ये पर्टिकुलर चीज़ समझी। फिर फर्निश ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जो फिनेंशियल क्रेडिटर है उसको एप्लीकेशन के साथ, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि शैल, उसको एप्लीकेशन के साथ जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी, इंक्लोजर क्या देना पड़ेगा, इसको इंक्लोजर में देना पड़ेगा कि रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट के रिकॉर्ड देने पड़ेंगे। अब ये रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में रिकॉर्डेड है या कुछ अदर रिकॉर्ड जिससे प्रूव होता है कि डिफ़ॉल्ट है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम, जिसको अपॉइंट कर रहा है एज एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और अदर इन्फॉर्मेशन जो एज में बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। अब जैसे कि अदर इसमें भी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्या है कि जब फिनेंशियल डेप्ट है किसी पर्सन को लीगली असाइन होता है, तो जब फिनेंशियल डेप्ट लीगली असाइंड होता है तो उस केस में जो फिनेंशियल क्रेडिटर है, जो उस केस में भी फिनेंशियल क्रेडिटर तो अप्लाई करते हैं, तो जब लीगली असाइन करा तो जो असाइनमेंट का एग्रीमेंट है जिसके थ्रू बोलते हैं कि भैया मैंने असाइन करा है देखो, तो वो भी जो है इसको हम रिकॉर्ड में अटैच करते हैं, जिससे पता चले कि भैया जो एप्लीकेशन कर रहा है ये भी फिनेंशियल क्रेडिटर है, वो इस रिस्पेक्ट में फिनेंशियल क्रेडिटर है क्योंकि उसको डेप्ट है जो लीगली असाइंड हो गया है। मतलब कि वर्कमैन और एम्प्लॉय जो है वो ट्रेड यूनियन को अपनी लाइबिलिटी असाइन करते हैं, तो बाकायदा एक असाइनमेंट एग्रीमेंट होता है, एक ट्रांसफ़र एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू जो है जो डेप्ट है वो लीगली असाइंड होते हैं। और सिंस वो डेप्ट लीगली असाइन होते हैं तो वो जो पर्टिकुलर डेप्ट लीगली असाइन करा है, तो लीगली सिंस वो असाइन करा है तो जो है वो डेप्ट लीगली असाइन कर दिया गया है, तो बाकायदा वो असाइनमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। असाइनमेंट एग्रीमेंट और ट्रांसफ़र एग्रीमेंट भी ऐड होना चाहिए। फिर जो टाइम पीरियड है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 डेज में रिसिप्ट, जब उसका एप्लीकेशन रिसिप्ट होती है, जब सामने वाला एप्लीकेशन देता हो, जब एप्लीकेशन रिसिप्ट होती है, एप्लीकेशन रिसिप्ट होने के बाद वो चेक करता है एसर्टेनमेंट ऑफ द डिफ़ॉल्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो रिकॉर्ड्स को एसर्टेन करता है, तो रिकॉर्ड्स को एसर्टेन करा है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड का एसर्टेन करता है। पर कभी अगर उसको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रिकॉर्ड मिला या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से उसने जो है रिकॉर्ड एसर्टेन करा, इसको इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला होगा तो उसके पास कुछ अदर एविडेंस रहेंगे, तो रिजेक्ट करने से पहले वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके वो उसको बोलेगा, अपॉर्चुनिटी देगा कि भैया तुम अदर एविडेंस बताओ जिसके थ्रू जो है, तो इसमें सॉरी पर्टिकुलर फ़ोन आ गया था तो एक मिनट, हाँ, तो जो है उसके बाद बात करी गई है कि एप्लीकेशन रिसिप्ट होने के बाद, एक मिनट में उसको डिवर्ट कर देता हूँ कि मैं, तो सॉरी, चलो मैं ऐसा करता हूँ उसको एयरप्लेन मोड पे ही कर देता हूँ, जो बेटर है एयरप्लेन मोड पे कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, देखो इम्पॉर्टेंट क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एसर्टेन करते ना, एसर्टेन करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अब एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट एसर्टेन हुआ तो ठीक है, अगर नहीं एसर्टेन हुआ तो बाकायदा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे उसको रिजेक्ट करने के पहले। रिजेक्ट करने के पहले बोलेंगे कि भैया कुछ अदर एविडेंस दें मुझे, क्योंकि आयु के अंदर तो कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, तो कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दे, तो कुछ अदर रिकॉर्ड्स दे जिससे प्रूव हो सके कि डिफ़ॉल्ट है। अब डिफ़ॉल्ट है तो उसके बाद वो एडमिट करेगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो फिर जो है रिकॉर्ड करेगा रीज़न कि हमने क्यों, जो है रिकॉर्ड करेगा रीज़न कि हमने क्यों उसको रिजेक्ट करा। अगर रिजेक्ट करेगा तो रिकॉर्ड करेगा रीजंस के साथ, और जब रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। तो इस केस में हमने ये सब चीज़ें समझी। अब इसके बाद जो है फिनेंशियल क्रेडिटर जो है फिनेंशियल क्रेडिटर को हमने रिजेक्शन करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी। फिनेंशियल क्रेडिटर ने अदर एविडेंस दिए, और अदर एविडेंस देकर जो है उसने बताया कि डिफ़ॉल्ट ऑकर होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट ऑकर हुआ है, फिर जो है एसर्टेनमेंट होगा उस डिफ़ॉल्ट का, फिर उसके बाद 14 डेज़ में एसर्टेनमेंट होता है, और 14 डेज़ में एसर्टेन करने के बाद जो है वो रिवर्ट करता है कि एडमिट करा कि रिजेक्ट करा। तो जब सेटिस्फाई हो जाता है, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाता है, किससे सेटिस्फाई हो जाता है कि डिफ़ॉल्ट तो हुआ है, एप्लीकेशन कंप्लीट है,
और जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट हुआ है उसके रिस्पेक्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी पेंडिंग नहीं है, तो वो जो एप्लीकेशन को एडमिट कर देगा और इंटरिम रिजोल्यूशन उसी टाइम अपॉइंट कर दे तो लिक्विडेशन जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट स्टार्ट हो जाएगी। पर अगर इंटरिम रिजोल्यूशन बाद में अपॉइंट करा है तो फिर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट तब से स्टार्ट होगी। तो डिफ़ॉल्ट हैज़, हाँ, तो जब वो डिफ़ॉल्ट हैज़, या तो डिफ़ॉल्ट ऑकर हो गया है, एप्लीकेशन कंप्लीट है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, और डिफ़ॉल्ट हैज़ नॉट ऑकर और द एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, तो कभी उसको पता चले कि डिफ़ॉल्ट तो हुआ ही नहीं है। जब उसने एसर्टेनमेंट करा तो एसर्टेनमेंट करके उसको समझ में आया कि डिफ़ॉल्ट तो ऑकर हुआ ही नहीं है, डिफ़ॉल्ट ऑकर हुआ नहीं है, एप्लीकेशन जो है इनकम्प्लीट है, तो डिफ़ॉल्ट ऑकर हुआ नहीं है, जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन भी इनकम्प्लीट है, डिफ़ॉल्ट भी ऑकर नहीं हुआ है, एप्लीकेशन भी इनकम्प्लीट है। तो उस केस में क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट ऑकर हुआ है, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, और जो रिजोल्यूशन प्रोफेशन है उसके रिस्पेक्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तो रिजेक्ट कर देगा। पर रिजेक्ट करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ डिबीइंग हर्ड देगा कि रेक्टिफाई करो अपने डिफेक्ट को, और 7 डेज में वो रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई करा तो ठीक है, तो जब रेक्टिफाई करा तो रेक्टिफिकेशन की डेट जो होती है, रेक्टिफाई करता है, फिर वो 14 दिन में बताता है कि एप्लीकेशन देता है कि वो एडमिट करे कि रिजेक्ट करे, और जब एडमिट करता है तो बाकायदा जो पर्टिकुलर जिस डेट पे एडमिट हो रहा है उस डेट में एडमिशन मान लिया जाता है, और जो वहाँ से इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट स्टार्ट होता है एडमिशन से। अब कम्युनिकेशन है, अब जो ऑर्डर है वो पर्टिकुलर कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो कम्युनिकेट में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कम्युनिकेट किस किस को करेंगे। कम्युनिकेट करेंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर को तो करेंगे, कॉर्पोरेट डेटर को करेंगे, उसके अलावा किसको करेंगे, इनको करा हमने। फिर ऑर्डर टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर विद इन 7 डेज ऑफ एडमिशन, तो क्या बोला गया है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर। ओके, अब एडमिट कर लिया 14 दिन में, और 7 दिन में जो है वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, तो कम्युनिकेट इन 7 डेज। तो ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो कम्युनिकेट जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो कम्युनिकेट, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कम्युनिकेट करेगी ऑर्डर टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर को जो है वो जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्रेडिटर को है उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, कॉर्पोरेट डेटा को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा 7 डेज ऑफ एडमिशन। तो इन 7 डेज ऑफ एडमिशन जो है वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अब इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, अब यही अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर का केस हो तो क्या होगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर का केस हो तो क्या होगा, तो इसमें भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने इधर क्या पढ़ा था, हमने इधर ये पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट ऑकर होता है, तो हमने क्या पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट ऑकर होता है, तो डिफ़ॉल्ट ऑकर होता है, अगर डिफ़ॉल्ट ऑकर होता है तो उसके बाद हम एप्लीकेशन देते हैं, तो डिफ़ॉल्ट होना ज़रूरी है, फिर ही जो है CIRP के लिए हम इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी इज ट्रिगर्ड, तो इंसॉल्वेंसी कब ट्रिगर होती है, जब ऑकरेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है। तो अब डिफ़ॉल्ट हुआ, अब डिफ़ॉल्ट ऑकरेंस होने के बाद इंसॉल्वेंसी ट्रिगर हुई, तो भैया डिफ़ॉल्ट ऑकर हुआ और आप एप्लीकेशन दे रहे हो 5 साल बाद, क्योंकि एप्लीकेशन तो आफ्टर डिफ़ॉल्ट है ना, और आफ्टर डिफ़ॉल्ट की टाइम लिमिट नॉट प्रिस्क्राइब्ड, तो टाइम लिमिट ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड। तो ऐसे केस में क्या करें कि डिफ़ॉल्ट तो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है टाइम लिमिट ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें टाइम लिमिट नहीं दे के रखी है, पर हमको वन हैज़ टू कंप्लाई विथ लिमिटेशन एक्ट, और वी कैन से limitation act is applicable here। तो लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है इधर, ऐसा नहीं कि आप किसी भी साल में कितने भी साल बाद आप एप्लीकेशन दे रहे हो, बाकायदा एक लिमिटेशन एक्ट होता है, आपको लिमिटेशन एक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बात आती है ऑपरेशनल क्रेडिटर में, सेम ऐसा ही है, पर ऑपरेशनल क्रेडिटर में सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि डिमांड नोटिस सर्व किया जाता है।
जब डिमांड नोटिस सर्व किया जाता है, डिमांड नोटिस में बताया जाता है कि ऑन द ऑकरेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट, एकदम से डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं देते, बाकायदा जो है आफ्टर एप्लीकेशन जो है, बाकायदा आफ्टर एप्लीकेशन जो है, आफ्टर डिफ़ॉल्ट जो है डिमांड नोटिस दिया जाता है। तो व्हेन डिफ़ॉल्ट अगर ऑन द ऑकरेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट, ऑकरेंस जो है डिफ़ॉल्ट होता है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर एक डिमांड नोटिस देता है। डिमांड नोटिस के साथ वो एक कॉपी ऑफ इनवॉइस देता है। अब डिमांड नोटिस क्या होता है कि नोटिस सर्व करा है बाय एन ऑपरेशनल क्रेडिटर टू कॉर्पोरेट डेटर और डिमांड कर रहा है रीपेमेंट करो, और जब 10 दिन के अंदर विदिन 10 डेज ऑफ रिसिप्ट जो है 10 डेज के अंदर अगर वो ये नहीं बताता है कि देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, ये नहीं बताता है कि देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, और तो ये नहीं बताता है कि देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट या रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट ऑफ आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग्स, तो अगर उसने ये नहीं बताया कि देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बताया, या रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग्स फाइल्ड बिफोर द रिसिप्ट्स और ऑफ सच नोटिस, तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ़ॉल्ट इफ एनी और रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स फाइल्ड बिफोर द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस। तो क्या बोल के रखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट के बारे में बताना पड़ता है, या रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ सूट, या तो रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ सूट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। तो डिस्प्यूट या तो रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो डिस्प्यूट या तो रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो भी हो, सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगर नहीं भी इनिशिएट करी हो, पर अगर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट इन रिलेशन टू अमाउंट, गुड्स एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो अगर ये भी डिस्प्यूट है तो ये भी चलेगा इन रिस्पेक्ट टू दिस डिस्प्यूट्स, तो ये भी डिस्प्यूट हो तो चलेगा। ये जो फाइल करके रखा है बिफोर द रिसिप्ट, की रिसिप्ट आपके नोटिस रिसिप्ट करने से पहले ही देयर इज एन एक्सिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, क्योंकि नोटिस के बाद तो कोई भी बोल देगा, नोटिस के बाद बचने के लिए तो कोई भी बोल देगा, पर नोटिस के पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया ये जो डिस्प्यूट है ये तो एग्जिस्ट करता था रिसिप्ट ऑफ द नोटिस के पहले, बिफोर द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। तो बिफोर द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस जो है देयर इज़ अ डिस्प्यूट, क्योंकि अगर नोटिस रिसीव हुआ और नोटिस रिसीव करने के बाद अगर वो डिस्प्यूट के बारे में बता रहा है तो एक तरीके से तो वो तो बच जाएगा, तो अगर उसने ये नहीं बताया कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट बिफोर द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस और इनवॉइस रिलेशन टू सच डिस्प्यूट, या तो उसने डिस्प्यूट के बारे में नहीं बताया, या तो वो जो डिस्प्यूट के बारे में नहीं बताया जो डिस्प्यूट रिसिप्ट के पहले हुआ था, तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट जो है, इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट का जो एग्जिस्टेंस है बिफोर द रिसिप्ट है, और या तो उसने पेमेंट नहीं करा। देखो सिंपल सी बात है, आपको भैया एप्लीकेशन दी कि भैया पेमेंट करो, आप बोलोगे हमको पेमेंट नहीं करना क्योंकि डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट है तो बताओ भैया डिस्प्यूट है इसलिए हम पेमेंट नहीं करें, और डिस्प्यूट रिसिप्ट ऑफ नोटिस के पहले था, हम बाद में नहीं बता रहे, हम पहले से ही बता रहे कि तुम्हारा रिसिप्ट ऑफ नोटिस के पहले ही डिस्प्यूट था, या तो तुम पे कर दो, तो बच जाओगे, डिस्प्यूट के बारे में बताया तो बच जाओगे, पेमेंट कर दिया तो बच जाओगे। तो पेमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र से आप पेमेंट कर दिया, चेक के थ्रू आप पेमेंट कर दो। अगर आपने ये 10 दिन में ये दोनों काम नहीं करे, आइदर दिस और दैट, अगर ये दोनों काम नहीं करे, तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर फिर इस केस में जाता है एप्लीकेशन करता है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है इस केस में वापस एप्लीकेशन करेगा, और एप्लीकेशन करेगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। तो वही आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 डेज, 10 दिन जैसे ही ख़त्म हुए, जब पेमेंट रिसीव नहीं हुआ या तो डिस्प्यूट के बारे में नोटिस नहीं आया, तो हमने क्या पढ़ा कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 10 डेज अगर उसको पता नहीं चला डिस्प्यूट के बारे में या उसको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है एप्लीकेशन देता है, और एप्लीकेशन देता है और बाकायदा एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP। तो इनिशिएशन ऑफ CIRP के रिस्पेक्ट में जो है एप्लीकेशन वो देता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट इधर अटैच होंगे, तो इधर भी डॉक्यूमेंट में वो सब चीज़ें अटैच होगी कि हमने कॉपी ऑफ इनवॉइस भेजा था, हमने डिमांड नोटिस भेजा था, और एफिडेविट ये कि भैया सामने वाले ने तो रिप्लाई नहीं करा, नो नोटिस गिवन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट के बारे में कुछ उसने बताया नहीं, जो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है बिफोर द रिसिप्ट ऑफ नोटिस,
फिर तीसरा है सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट, ठीक है, वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर का अकाउंट खुला हुआ है, तो वहाँ की कॉपी, और वहाँ की कॉपी की कोई पेमेंट नहीं आया है, तो वो भी आपको बताना पड़ता है, और ये बताना पड़ता है अगर इफ़ अवेलेबल, इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ अवेलेबल। फिर बात आती है कि सच अदर इन्फॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड, तो वो तो कट गया है, तो इसमें एक अदर और क्या आती है इन्फॉर्मेशन की कॉपी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड ऑफ द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी वो भी रखना पड़ता है कि कंफर्मिंग दैट देयर इज नो पेमेंट ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेब्ट बाय द कॉर्पोरेट डेटर, तो अ कॉपी ऑफ रिकॉर्ड विद इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड, तो ये भी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड इफ़ अवेलेबल। तो ये बोला गया है कि अगर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कॉपी नहीं है या इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड की कॉपी को अटैच नहीं करा है, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये ऑप्शनल है, ये अवेलेबल है तो अटैच करो, नहीं अवेलेबल है तो मत अटैच करो। और एनी अदर प्रूफ जो कंफर्म कर रहा है कि भैया कोई पेमेंट नहीं हुआ है या डिस्प्यूट है, तो ये ऐसा अदर प्रूफ जो कंफर्मिंग कर दे जैसे नो पेमेंट और जैसे नो कम्युनिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, तो ये अगर अदर प्रूफ है। और एक अदर प्रूफ में ये भी ऐड हो जाता है कि अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को लीगली असाइन कर जाए, अगर किसी पर्सन को लीगली असाइन करा ऑपरेशनल डेब्ट, तो लीगल एग्रीमेंट, असाइनमेंट एग्रीमेंट जो है वो भी अटैच करना पड़ता है। तो इस पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो आप अटैच करो, अवेलेबल नहीं है तो अटैच नहीं करोगे तो चलेगा। एक क्वेश्चन इस पर आया था कि जो फॉरेन ट्रेड क्रेडिटर है, फॉरेन ट्रेड क्रेडिटर को टू हुम ऑपरेशनल डेब्ट इज ओव्ड, टू हुम ऑपरेशनल डेब्ट इज ओव्ड, तो उसमें क्या हुआ था कि फॉरेन ट्रेड क्रेडिटर ने अपनी एप्लीकेशन में जो है सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अटैच नहीं कर पाया, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो उसकी सर्टिफिकेट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर जो कंफर्म करे कि कोई पेमेंट हमको रिसीव नहीं हुआ है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में नहीं है या बैंक इंडिया में नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट अटैच नहीं कर पाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको अवेलेबल हो रहा है तो तुम अटैच करो, अवेलेबल नहीं हो रहा है तो चलेगा। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में भी ऐसा है कि अवेलेबल हो रहा है तो चलेगा, नहीं हो रहा है तो मत अटैच करो, इससे एप्लीकेशन इनवैलिड नहीं हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट था। जब हम बात करते हैं कि भैया एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट होना चाहिए, और वो डिस्प्यूट भी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के पहले, तो जो डिस्प्यूट की बात है, तो डिस्प्यूट में हमने पढ़ा कि डिस्प्यूट में इंक्लूड रहता है सूट और प्रोसीडिंग्स, या डिस्प्यूट नॉर्मल डिस्प्यूट, वो भी नॉर्मल डिस्प्यूट है वो तो इंक्लूड है ही। इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डेब्ट, क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ वारंटी, इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्यूट था। अब इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्यूट है, सिंपल सी बात है, अगर इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्यूट है तो ये डिस्प्यूट माना जाता है। तो इसमें है कि ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन और ब्रीच ऑफ वारंटी, तो ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन और ब्रीच ऑफ वारंटी में ये भी इंक्लूड होता है कि अगर आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है आपने डिस्क्लोज कर दी, तो आपका कॉन्टैक्ट हुआ था जिसमें आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, तो अगर आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया तो वो भी इधर कवर होता है। तो डिस्प्यूट अ प्लॉसिबल कंटेंशन विच रिक्वायर फर्दर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो डिस्प्यूट क्या होता है? डिस्प्यूट ये होता है कि एक प्लॉसिबल कंटेंशन, तो डिस्प्यूट एक प्लॉसिबल कंटेंशन होता है, तो डिस्प्यूट एक प्लॉसिबल कंटेंशन होता है विच रिक्वायर फर्दर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, जिसमें फर्दर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की नीड होती है। तो डिस्प्यूट एक प्लॉसिबल कंटेंशन होता है। तो अगर हम डिस्प्यूट को समझे, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, तो अगर हम डिस्प्यूट को देखें तो डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? तो डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है प्लॉसिबल कंटेंशन। तो प्लॉसिबल कंटेंशन विच रिक्वायर फर्दर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो ये प्लॉसिबल कंटेंशन विच रिक्वायर फर्दर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, तो एक प्लॉसिबल कंटेंशन है विच रिक्वायर फर्दर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। फिर हमने बात करी ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी क्या? कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो डिस्प्यूट।
फिर बात आती है डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है। डिस्प्यूट इज अ लेटेंट आर्ग्यूमेंट। डिस्प्यूट इज अ लेटेंट आर्ग्यूमेंट। लेटेंट आर्ग्यूमेंट मतलब बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट को डिस्प्यूट माना जाता है, जिसपे फर्दर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होता है। डिस्प्यूट इन रिलेशन टू assertion of facts should be supported by evidence. तो dispute in relation to assertion of fact should be supported by evidence। तो बाकायदा जो dispute है वो supported by evidence होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हमने dispute के बारे में समझा। फिर हमने ऑपरेशनल क्रेडिटर में पढ़ा कि ऑपरेशनल क्रेडिटर में ट्रेड क्रेडिटर भी होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये भी आता है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो एप्लीकेशन देते हैं। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जब एप्लीकेशन देते हैं तो इधर लिखा हुआ रहता है ऑपरेशनल क्रेडिटर में सबमिट डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस। तो जब मे की बात आती है तो मे में ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ऑपरेशनल क्रेडिटर तो है वो तो कर ही सकते हैं, वो तो करेंगे, वो तो कर ही सकते हैं एप्लीकेशन, पर अगर वो ऑथोराइज़ करके रखे तो ऑथोराइज़ करके रखे अगर किसी एडवोकेट को, किसी लॉयर को, तो एडवोकेट अगर लॉयर को अगर उसने ऑथोराइज़ करके रखा है तो जो पर्टिकुलर पर्सन है तो पर्टिकुलर पर्सन भी जो है इनके बिहाफ पे जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर वो ऑथोराइज़ कर सकते हो अथॉरिटी जो है एडवोकेट को, लॉयर को, और इनिशिएट कर सकते हैं। तो हमने ऑपरेशनल क्रेडिटर में क्या पढ़ा? ऑपरेशनल क्रेडिटर में हमने ये पढ़ा, एक मिनट हम सेक्शन 8 को और देख लेते हैं। हाँ, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर में हमने ये पढ़ा था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर मे फाइल एन एप्लीकेशन। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है मे फाइल एन एप्लीकेशन। तो फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन की बात है, सॉरी इधर की बात आ रही फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर मे फाइल एन एप्लीकेशन। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर में फाइल एन एप्लीकेशन में फाइल एन एप्लीकेशन। तो में वो एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं और कैन ऑथोराइज टू एनी पर्सन हु फाइल ऑन हिज बिहाफ। तो इस पर एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया था जिसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। एंड फिर बात आती है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसको कोई ज़रूरी नहीं है, हमने अगर देखे डॉक्यूमेंट्स में और इन्फॉर्मेशन में तो इनको ज़रूरी नहीं है कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की कॉपी भी अटैच करनी है कि किसको अपॉइंट करना है, नेम ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू बी नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू बी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑपरेशन क्रेडिटर इनिशिएटिंग अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में प्रपोज, इनकी इच्छा पे कि प्रपोज करे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को एक्ट एज इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 डेज़ में एसर्टेन करता है डिफ़ॉल्ट है कि नहीं, और एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो एडमिट करेगा एप्लीकेशन को या रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन को। एडमिट तब करेगा जब एप्लीकेशन कंप्लीट होगी और मानेगा कि हाँ भैया कोई पेमेंट नहीं हुआ है अनपेड ऑपरेशनल डेप्ट का, कोई पेमेंट नहीं हुआ है अनपेड ऑपरेशनल डेप्ट का, या डिस्प्यूट कोई पेमेंट नहीं हुआ है, या नो कम्युनिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। तो नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट, नो रिकॉर्ड और देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट की बात ही नहीं करी है रिसीव बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो नो रिसीप्ट ऑफ डिस्प्यूट हैज़ बीन रिसीव बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर। और जो है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट का, क्योंकि अगर डिस्प्यूट होता तो उस केस में हो सकता है कि एप्लीकेशन फिर नहीं होती ना, क्योंकि डिस्प्यूट है तो फिर एप्लीकेशन नहीं होगी। या जो है उसको पता चले कि इनवॉइस और नोटिस ऑफ पेमेंट जो है वो पर्टिकुलर डिलीवर हुआ था, तो सीक्वेंस वाइज चले तो डिमांड नोटिस डिलीवर हुआ था, इनवॉइस डिलीवर हुआ था, एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट थी, सामने वाले से कोई डिस्प्यूट का नोटिस नहीं आया, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में कोई डिस्प्यूट के रिकॉर्ड नहीं है, और जो अगर अपॉइंट करा है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल तो इसके रिस्पेक्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, तो इस केस में जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर के एप्लीकेशन को एडमिट करा जाएगा। पर एडमिट नहीं करा जाएगा अगर इसमें से भी कोई अगर एक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो, जैसे कि उसको पता चले कि ये जो डिस्प्यूट है एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, डिस्प्यूट है, पेमेंट तो आ चुका है और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड में डिस्प्यूट था, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है,
तो वो रिजेक्ट कर देगा। पर रिजेक्ट करने से पहले वो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, वो रिकॉर्ड करेगा रीज़न जिस बेसिस पे वो रिजेक्ट कर रहा है, पर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और उससे बाकायदा 7 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा। और 7 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा कि भैया तो 7 दिन में इस डिफेक्ट को ठीक कर। फिर अगर वो रिजेक्ट करा है तो बाकायदा रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीज़न कि किस रीज़न से वो रिजेक्ट करा है। फिर जैसे ही इन्फॉर्मेशन जो है एप्लीकेशन जो है एडमिट कर ली तो कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाता है। और एक तरीके से कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी है, और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी इस तरीके से जो है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी इनिशिएट करता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो वो ही है कि अगर उसने डिफ़ॉल्ट कमिट करा है तो वो एप्लीकेशन फाइल करता है। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद उसको सारी इन्फॉर्मेशन को फर्निश करना पड़ता है। तो जो इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्फॉर्मेशन में वो क्या फर्निश करता है, वो फर्निश करता है बुक्स ऑफ अकाउंट और सच अदर डॉक्यूमेंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट वो फर्निश करता है। और डिसॉल्यूशन प्रोफेशनल जिसको अपॉइंट करना है एज एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और स्पेशल रिजोल्यूशन जो पास करा है शेयर होल्डर ने। अब से इस कॉर्पोरेट पर्सन में एलएलपी भी इंक्लूड है, तो इसमें जो है बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ उसको रिजोल्यूशन पास बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर। तो जो 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर उनका रिजोल्यूशन पास होता है कि एप्लीकेशन एडमिट करने के लिए। तो बाकायदा इंक्लूजन में ये सब चीज़ें जाती है और एडमिट कर देगा जब इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उसने प्रॉपर्ली एप्लीकेशन कंप्लीट है, इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट में सबमिट करी है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग से वो पेंडिंग नहीं है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया है, तो उस केस में वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट करेगा। और इस तरीके से जो है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है कमेंस हो जाएगी। और अगर उसी टाइम इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया तो उसी टाइम जो है रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर लेटर ऑन कराए तो लेटर ऑन हो जाएगा। अब इस पर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से समझने के हैं कि अगर आपको सिंपल सी बात है, हमने क्या समझा है, हमने ये समझा है कि भैया जो है बाकायदा आपको एक डिमांड नोटिस देना पड़ता है ऑपरेशनल क्रेडिटर को। तो जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसको बाकायदा एक डिमांड नोटिस भेजना पड़ता है, ठीक है। तो अगर उसने डिमांड नोटिस नहीं भेजा, कहाँ पे दिया हुआ है डिमांड नोटिस का, हाँ इधर डिमांड नोटिस की बात है, तो डिमांड नोटिस देना पड़ता है। तो वाइंडिंग अप का नोटिस देना, वाइंडिंग अप नोटिस is not a substitute, isn't a substitute of demand notice। तो बोला ही गया है कि अगर आपने वाइंडिंग अप का नोटिस दे दिया और उसके बाद अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो ये गलत है। वाइंडिंग अप का नोटिस करा इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ डिमांड नोटिस। तो वाइंडिंग अप का नोटिस दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमांड नोटिस सबमिट नहीं करोगे, क्योंकि जो आईबीसी है वो ओवरराइड करता है। तो अगर बात करें तो आईबीसी जो है वो ओवरराइड करता है। तो आईबीसी ओवरराइड कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट की नहीं चलेगी, आपको डिमांड नोटिस तो फर्निश करना ही पड़ेगा। तो आईबीसी कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करता है। एक तरीके से एक ही क्वेश्चन था समझने का। और जो है फिर उसके बाद हमने लॉयर और एजेंट पढ़ा कि ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है मे अपॉइंट लिखा हुआ है, मे फाइल एन एप्लीकेशन, तो वो किसी पर्सन को ऑथराइज भी कर सकता है। डिस्क्लोजर कर रहे हो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का तो वो भी डिस्प्यूट में माना जाएगा। और जो है एप्लीकेशन एडमिट और रिजेक्ट की हमने बात कर ली है, इस केस में हमने ये समझ लिया है। बाकी कॉपी ऑफ असाइनमेंट और हाँ, और फिर हमने ये भी बात करी थी कि डिफ़ॉल्ट होना ज़रूरी है। मियर स्क्रूटनी से पता चलता है कि इंसॉल्वेंसी है, तो भैया इसका मतलब ये नहीं है कि भैया एक तरीके से जो है आप इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट कर लो कि आपने एप्लीकेशन ही फाइल कर दी। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इनिशिएट करने के लिए वो ट्रिगर पॉइंट नहीं है। पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट ऑकर होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट 1 लाख या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, और जो है इंसॉल्वेंट होना चाहिए पर्सन। तो डिफ़ॉल्ट होना है तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है। तो अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है और इंसॉल्वेंसी है, दैट डजंट मीन कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ट्रिगर हो गई। और फिर इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर किस तरीके से ऑपरेशन क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट क्रेडिटर एप्लीकेशन करते हैं, इसको हमने ब्यूटीफुली समझ लिया है। इसमें सारे क्वेश्चन जो मई 20 में जो अमेंडेड सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। और इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें आती है जो फर्दर सेक्शंस में हैं, सारे मई 20 तक के क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सबके क्वेश्चन को उसको डिटेल समझा गया है। इसके बाद ही ये वीडियोस बनाए गए हैं, तो हम साथ साथ में इसको समझ लेंगे, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम ये अपनी जो आज का ये वीडियो है ये ओवर करते हैं, फिर हम इसका नेक्स्ट वीडियो पे प्रोसीड करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से इसको प्रोसीड करेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा,
और जो भी कमेंट है आप करना, लाइक डिसलाइक जो भी आपको चाहिए, जो भी एडिशन में आपको चाहिए, जो भी आपको कमियां लग रही है वो सब बताइएगा, इस पर प्रॉपर्ली वर्क किया जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।